हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज 10वीं वाले बच्चे सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के जितनी भी सिलेबस है, देखो आप लोगों का 10वीं में क्या होता है, जैसे 12th में होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, 11th में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे 10वीं में नहीं है। 10वीं में आपके साइंस में आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आ जाती है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की, कि अगर आपको कौन से चैप्टर, है ना, साइंस में आपके बायोलॉजी कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली एक बच्चों के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए है, जितने भी 10वीं के बच्चे, यानी उन बच्चों को जिसको बोर्ड एग्जाम देने हैं। तो हम टॉपिक को सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक एक टॉपिक देखते जाएंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हमें तैयार करनी है। इसके बाद फिर जब पीछे क्लास आएगी तो एक एक क्वेश्चन को, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय, जो भी दीर्घ उत्तरीय हो, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में होगा जीव विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, तो टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम चैप्टर देखेंगे कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका यूनिट आती है ना आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपके एक यूनिट आती है जैव जगत की। ठीक है, एक यूनिट है आपकी, यानी कि बायोलॉजी में आप 2 यूनिट पढ़ोगे। पहला है बेटा आपका जैव जगत। इस जैव जगत में, है ना, इस जैव जगत में आप पूरी जीव जगत के बारे में पढ़ते हो, कैसा उनका विकास है, किनका कैसा उनका कार्य है, कैसे उनके कार्य है। तो जैव जगत में बेटा सबसे पहला चैप्टर आपका आता है जैव प्रक्रम। ठीक है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो क्या है, जैव प्रक्रम। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप किसको पढ़ते हो, जैव प्रक्रम, यानी कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, है ना, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर बेटा आपका हो जाता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बाद इसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या आता है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण समन्वय में आप क्या देखते हो, आप मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हो कि हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय हो क्या रहा है ना, कैसे हमारी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, है ना, इसमें आप हार्मोन्स पढ़ते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद बेटा हमारा थर्ड चैप्टर आता है प्रजनन। प्रजनन क्या हम कहते हैं, जीवों में जनन, है ना, जीवों में जनन। तो ये जीवों में जनन वाले चैप्टर में आप पादप के भी बारे में पढ़ते हो, यानी कि पादप और जंतु हम दोनों की बात करते हैं। ठीक है, पादप और जंतु हम दोनों की बात करते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आनुवंशिक नियम है, मेंडल, है ना, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, स्वप्रभाविता, जितने भी रूल्स है आप उसको पढ़ते हो। इसके साथ साथ जैव विकास, यानी कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का उद्भुत विकास कैसे हुआ, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हो। फिर बेटा आपकी दूसरी यूनिट आती है प्राकृतिक संसाधन। क्या आती है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आप 2 चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में आप कितने चैप्टर पढ़ते हो, 2 चैप्टर। एक है हमारा पर्यावरण और एक है प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, यानी कि दोनों को अगर मिला के देखें तो आप पढ़ते हो हमारा पर्यावरण, है ना, कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण कैसा है। फिर हमारा पर्यावरण के साथ साथ संपोषित, है ना, संपोषित प्रबंधन। तो भाई संपोषित प्रबंधन किसका, प्राकृतिक का। ठीक है, तो संपोषित प्रबंधन, ये इतने आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं 10वीं वालों बच्चों के लिए, जिसमें कि आपका कट गया था ये नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर, जो कि ये चैप्टर कट गया था, तो ये चैप्टर अब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहले ये कट गया था, अब क्या करने हैं आपको, पढ़ने हैं। ओके,
तो पहले स्टार्टिंग करेंगे एक एक चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम को। ठीक है, पहले स्टार्ट किसको हम करेंगे, जैव प्रक्रम को। कि जैव प्रक्रम, देखो दो चीज पहले यहाँ पे ध्यान दे लेना बेटा, कि ये आपके जो 4 चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम में से 20 नंबर, है ना, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर ये आपका 4 चैप्टर एकदम तैयार है तो आपको 20 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर, 20 नंबर। और ये आपके कितने नंबर देता है बेटा, 25 और सॉरी 5 नंबर। यानी कि थियरी से आपके कितने नंबर आते हैं, थियरी से कितने आएंगे, 25 नंबर के थियरी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, जिसमें से जैव जगत के यानी जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यानी कि एक एक चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये 2 चैप्टर से 5 नंबर, यानी एक चैप्टर से 2.5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की, है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जैव प्रक्रम में, कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस बोर्ड, आपके बोर्ड में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सभी से पहले आप लिखो जैव प्रक्रम। तो बेटा जैव प्रक्रम में आपको सबसे पहले याद रखना है पाचन, है ना, पाचन के डिफिनीशन, है ना, पाचन को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर में पूछा जाता है ना। इसके साथ साथ पाचन तंत्र का, है ना, पाचन तंत्र हो गया, तो पाचन तंत्र में माउथ, ठीक है, अगर आप बोलते हो हमारा जो पाचन तंत्र है या जो हमारा आहार नाल है ना, मुख से लेके, है ना, मुख से लेकर कहाँ तक, एनस तक, ये हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना, क्या पूछा जाएगा, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है, मानव में पाचन तंत्र का जो डायग्राम है उसको आपको तैयार करने होंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको आमाशय के बारे में, यकृत के बारे में, है ना, ग्रसनी, ग्रास नली, मुख, मुख गुहा, ठीक है, दांत, ठीक है, इसमें आपके दांत भी आ जाते हैं, दांत के प्रकार पूछे जाते हैं, ये हालांकि आपके शॉर्ट में आते हैं कि दांत, दांत के क्या प्रकार होते हैं, है ना, या कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आपके टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया पाचन तंत्र, है ना। इसके बाद खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पूछा जाता है। तो ये खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, ये प्लांट्स में पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आपको पता है जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र के जितनी भी टॉपिक्स है ना, श्वसन को परिभाषित कीजिए 1 नंबर में। ठीक है, श्वसन के प्रकार पूछ दिया जाएगा, है ना, ये मान लो 2 से 3 नंबर में, है ना, या तो लॉन्ग में पूछ दिया जाएगा श्वसन तंत्र का, ठीक है, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। क्या पूछा जाएगा, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। अगर मान लो आप किसी भी पाचन का, है ना, श्वसन का अगर आप सचित्र वर्णन यानी कि डायग्राम बना लेते हो और एक एक उसके पॉइंट याद कर लेते हो, तो उसी से आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, दीर्घ आएंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से लॉन्ग तैयार कर लोगे तो शॉर्ट आपका हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि जो शॉर्ट है वो लॉन्ग है, जो लॉन्ग है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर आप बड़ी बड़ी पॉइंट्स, जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आप तैयार कर लेते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हो। अब शॉर्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, लॉन्ग नहीं याद करोगे तो वो घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो श्वसन, श्वसन के प्रकार, श्वसन तंत्र और अंत श्वसन, निःश्वसन जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपको बहुत अच्छे से तैयार करने। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका उत्सर्जन तंत्र, है ना, क्या आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। इसके बाद नेफ्रॉन की संरचना, किसकी संरचना, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, है ना, तंत्रिका कोशिका की संरचना पूछा जाएगा,
तंत्रिका कोशिका का सचित वर्णन करो। तो आपका जो तंत्रिका कोशिका वाला डायग्राम है उसको बनाना होगा, उसके जितने पार्ट्स यानी दुम्रिका, डेंड्राइट्स, एक्सान, साइटो कोशिका काय, इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद बेटा आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मूत्र निर्माण, है ना, मूत्र निर्माण। ठीक है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है ना। फिर वृक्क की संरचना, है ना, वृक्क की आंतरिक संरचना, कि जब हम वृक्क को सेक्शन कट करेंगे, आंतरिक तौर पे देखेंगे तो जो हमारा वृक्क होता है वो कैसा होता है। तो वृक्क की आंतरिक संरचना भी बेटा आपसे पूछी जाती है। ठीक है, वृक्क की आंतरिक संरचना भी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा इसी चैप्टर में आपसे पूछा जाता परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। जो आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र, है ना, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण तंत्र आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ बेटा ना आपके हृदय की, है ना, हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना, ये टॉपिक याद कर लोगे, बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसके बाद परिसंचरण के घटक, परिसंचरण के घटक, परिसंचरण के घटक। तो बेटा परिसंचरण के घटक में क्या आता है आपका, जो ब्लड हो गया, है ना, क्या जाएगा, जो ब्लड है, ब्लड के प्रकार। ठीक है, ब्लड के टाइप्स किन किन प्रकार से मिलकर बना है ना, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। तो बेटा ये आपके डिटेल में नहीं, आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं या फुल फॉर्म में पूछ दिए जाएंगे। तो ये आपके जय प्रक्रम से बेटा ये टॉपिक है। अब आप बोलोगे मैम 25 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, आप इतने क्वेश्चन बता रही हो। तो देखो भले कि 25 नंबर पूछे जाएंगे, लेकिन 20 नंबर के लिए आपको सारे टॉपिक तो तैयार करने होंगे। कहीं से अगर इतने टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, दोहरा ही पूछ लिया कर लोगे, है ना, श्वसन के बारे में पूछ लेगा कर लोगे, पाचन के बारे में आएगा कर लोगे, क्या पता दोहरा परिसंचरण का एक शॉर्ट ही पूछ दे तो कर लोगे। तो ये चैप्टर यानी जय प्रक्रम से आपको इतनी सारे टॉपिक बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर दूसरा चैप्टर आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। दूसरा चैप्टर कौन सा आता है, नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय। अब नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहले आपको याद रखनी है तंत्रिका कोशिका, है ना, क्या याद रखनी है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन। अब इसमें इसी में से आपसे शॉर्ट लॉन्ग सब पूछेगा। इसके बाद मानव मस्तिष्क, है ना, मानव मस्तिष्क यानी कितने इसके प्रकार हैं, सारे के कार्य क्या होते हैं। मानव मस्तिष्क के बाद आपको ग्रंथियां, है ना, ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको क्या याद रखने हैं, पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इन सारे के कार्य क्या होते हैं ना, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, ये सारे आपको ग्रंथियों को भी याद रखने हैं किसमें, नियंत्रण एवं समन्वय में, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी इतनी सारी टॉपिक आती है। ठीक है, क्लियर। तो ये जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, आपको सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। इसके बाद बेटा आपसे इसी में पूछे जाते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, फिर इसी में आपके आते हैं प्रतिवर्ती चाप, है ना, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये जितने भी टॉपिक्स यानी कि जब आप ब्रेन पढ़ोगे, मानव मस्तिष्क पढ़ोगे, तो मानव मस्तिष्क क्या है, प्रकार क्या है, इसके वजन क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है। तो ये आपके नियंत्रण समन्वय वाले चैप्टर की इतनी सारी टॉपिक आपको बहुत, आप भले सारी याद मत करो, सारी मत तैयार करो, लेकिन आपको इतने बहुत अच्छे से तैयार करने। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है थर्ड,
तीसरा चैप्टर आता है जीवों में जनन। क्या आता है? जीवों में जनन। तो ये जो जीवों में जनन है, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, है ना। जीवों में जनन में आपके पादप के बारे में और जंतु दोनों के बारे में पढ़ने होते हैं ना, कि आप प्लांट्स के भी बारे में पढ़ते हो और जंतु के बारे में भी पढ़ते हो। तो जीवों में जनन में सबसे पहले आपको देखो याद क्या रखना है ना। जब आप जीवों में जनन वाले टॉपिक पढ़ोगे तो जनन क्या होते हैं, है ना। जनन क्या होते हैं? जनन के प्रकार। ठीक है, जनन, इसके प्रकार। जिससे प्रकार में आप क्या देखते हो? लैंगिक जनन, है ना, लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। फिर इनके प्रकार, ये सारे आपको याद रखने हैं, यानी कि तैयार करने। इसके साथ साथ बेटा आपको परागण, परागण के प्रकार, ठीक है, क्या देखना है? परागण की जो टॉपिक्स आती है, तो परागण, ठीक है। इसके प्रकार, परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके सारे कारक क्या होते हैं। इसके बाद मादा जनन तंत्र, है ना, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आएगा, है ना। फिर इसी में नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के साथ साथ आपका युग्मक जनन, युग्मक जनन, जिसमें आप क्या देखते हो? छोटा सा पार्ट्स आपको, आप जब 12वीं की क्लास में जाओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन इसमें शॉर्ट सा, यानी कि शुक्र जनन, या जिसको हम कहते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है, क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। इसके बाद अंड जनन, अंड जनन, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में आपको पढ़ने हैं निषेचन। किसमें निषेचन? मानव में, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स में जो द्विव निषेचन होता है, द्विव निषेचन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन, ये जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने हैं? तैयार करने हैं, है ना। इसके साथ साथ परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक है, कि परिवार नियोजन क्या है, कैसे हम परिवार नियोजन की विधि होती है। तो ये जीवों में जनन वाले चैप्टर से आपको इतनी सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जब आप इतनी अच्छे से तैयार कर लोगे तो इसमें से कहीं से भी आएगा, आप कर लोगे। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास, है ना। क्या आता है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास में सबसे पहले आपको याद रखना है मेंडल का नियम, है ना, मेंडल का नियम। तो आप सभी को पता है कि मेंडल के नियम में 3 नियम आते हैं, है ना। मेंडल्स लॉ में हम 3 नियम को पढ़ते हैं। पहला नियम हमारा होता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम। दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, या हम बोलते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? युग्मक, युग्मक शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मक शुद्धता का नियम। इसके बाद इसी में आता है द्विव संकर, ठीक है, द्विव संकरण, ठीक है, द्विव संकरण वाला जो, यानी कि जो हम 2 जीन की वंशागति को देखते हैं। तो इसमें आपको ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने। इसी के बाद इसी चैप्टर में आपके और भी टॉपिक आती है मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण। अगली टॉपिक क्या आ जाती है? मानव में लिंग निर्धारण। ये आपको आरेखित, ठीक है, आरेख की तरफ समझाना होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद जैव विकास में, है ना, जो पेरिन का सिद्धांत है,
है ना। यानी ओपायन के सिद्धांत में क्या है कि पृथ्वी का या पृथ्वी पे जीव कैसे आए हैं ये आपको तैयार करने हैं। मानव का विकास कैसे हुआ है, ठीक है, जो आज के टाइम में आधुनिक मानव है, इस आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ है। इसके साथ साथ जीवन की उत्पत्ति, है ना, जीवन की उत्पत्ति, ये जितने भी टॉपिक है आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए यानी 10वीं के जो बच्चे हैं उनको तैयार करने हैं, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ोगे, गुणसूत्र, है ना। क्या पढ़ोगे, गुणसूत्र क्या है, फिर गुणसूत्र के साथ साथ डीएनए, ठीक है, डीएनए का प्रकार, ठीक है। इसके बाद वाटसन एवं क्रीक मॉडल, किसका, डीएनए का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, डीएनए की जो द्विगुणित संरचना है, वाटसन एवं क्रिक जो मॉडल है वो भी आपको तैयार करने हैं। यानी कि जब ये चैप्टर आप तैयार करोगे, इसी में आपका लैमार्कवाद, डार्विनवाद, मानव का विकास, ठीक है, इसी में टॉपिक क्या आ जाती है, लैमार्कवाद, ठीक है, डार्विनवाद, तो डार्विनवाद में प्राकृतिक वर्ण, है ना, प्राकृतिक वर्ण की जो टॉपिक है वो भी आपको देखनी है, क्योंकि इन सारे जितने भी टॉपिक है इनसे बोर्ड एग्जाम पूछते हैं। तो हालांकि आपके बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक से तो पूछेगा नहीं, है ना, तो वो किसी न किसी एक विशेष टॉपिक से पूछता है। तो ये जितनी भी आज की क्लास में है, अब ये जरूरी नहीं कि हर बार इसी से पूछ दे, यानी कि मान लो इस बार को 2024 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो 2024 में इसी से ही सारे से आ जाए, तो वो तो एग्जामिनर के आधार पे है ना, वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस टॉपिक से देने हैं। लेकिन आप जब अपने बोर्ड के लिए इतना इस पूरे चैप्टर के ये टॉपिक तैयार कर लोगे, तो आप 25 नंबर का अगर पेपर आएगा बायोलॉजी में, तो मत लाना 25, 22-23 तो ला सकते हो, इतना तो जरूर लाओगे, लेकिन जब आप मेहनत से तैयार कर लोगे तब। हाँ, और बहुत ज्यादा मेहनत से कर लोगे तो 25 में 25 भी ला दोगे, लेकिन वो आपके ऊपर है, क्योंकि 25 में 25 भी लाने वाले हैं, 25 से 24, 25 में 24 भी लाने वाले हैं, तो कहीं अलग से नहीं आते, वो हम आपके बीच में से ही होते हैं। तो आप चाह दोगे तो वो कर लोगे, ठीक, क्लियर। इसके बाद अगली जो चैप्टर आपका आता है प्राकृतिक संसाधन, है ना, जो आपको कौन सा चैप्टर आ जाता है, हमारा पर्यावरण, क्या आता है, हमारा पर्यावरण, यानी कि जो आपकी दूसरी यूनिट है, जो दूसरी यूनिट यानी कि सेकंड जो यूनिट है, इसमें जो हमारा पर्यावरण, ठीक है, क्या है, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण एवं संपोषित प्रबंधन, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, इसमें आपको 2 चैप्टर यानी कि हमारा पर्यावरण और हमारा एक संपोषित प्राकृतिक संसाधन का जो संपोषित प्रबंधन है, ये 2 चैप्टर आते हैं। इसमें से 5 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले इसमें याद क्या रखना आपको, प्रदूषण, है ना, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार। इसके साथ साथ इसमें आपको जैविक घटक, है ना, जैविक घटक क्या देखना है, जैविक घटक को, जैविक घटक में आप क्या देखोगे, जैसे उत्पादक, ठीक है, उत्पादकता, है ना, इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, उपभोक्ता, ये आपके शॉर्ट नोट्स यानी कि छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा प्रवाह, है ना, क्या याद रखोगी, ऊर्जा प्रवाह, जो 10% का नियम है, ऊर्जा प्रवाह के बाद देखना आपको खाद्य श्रृंखला, है ना, ये जंतु और पादप में दोनों में, है ना, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। वन संरक्षण, वन का संरक्षण कैसे करें, या वनोन्मूलन,
वनोन्मूलन, इस पे 1 नंबर या 2 नंबर में शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो ये चैप्टर के इतनी सारी टॉपिक्स आप तैयार कर लोगे, 5 नंबर आपके फिक्स। ठीक है, तो बताओ कौन कौन करने के लिए रेडी है? कौन कौन बच्चा ऐसा जो इसको करने के लिए रेडी है? बताओ, फटाफट बताओ कि हाँ आज से मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि बहुत ज्यादा देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर लाना अच्छा बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पढ़ने नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना होता। हाँ, जब आप 12th में जाओगे तो 12th 12वीं की क्लास में जब जाते हो आप, तो यही सारे जो टॉपिक, क्योंकि आप अलग से नहीं पढ़ोगे, यही जो है आपका 12वीं में है, तो वो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, बहुत अंदर जा जाके पढ़ना होता है। तो वो तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन 10वीं में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कौन कौन करने के लिए रेडी है कि नहीं? आज से हम जितने भी चैप्टर मैं तैयार करूंगा, बोलो कितने बच्चे हैं रेडी? तो सभी बच्चे जितने रेडी हैं कि नहीं, आज से मैं ठानूंगा करूंगा, है ना? अभी क्लास में बोल दो कि हाँ मैम करूंगा, लेकिन करूंगा, क्लास में बोलूंगा करूंगा, लेकिन वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि कहने और करने में फर्क होता है। तो जो मैं आज कहूंगा कि नहीं हम करेंगे, तो उसको करके दिखाएंगे। इतना कर लोगे तो 25 में 25 भी ला सकते हो, 25 में 24 भी ला सकते हो, 25 में 20 भी ला सकते हो, तो बहुत बुरा नहीं है। वो भी अच्छी से रेडी में ही जाओगे। 25 से 21, 25 में 22 तब लाओगे जब तैयार करो। ठीक है, तो कौन कौन करने के लिए तैयार है बताओ? इसके साथ साथ जल संग्रहण की टॉपिक आती है ना? जल संग्रहण क्या है? ठीक है, जल संग्रहण, जल संग्रहण। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने, बाकी सारे के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन पहले इतना तो देख लो कि क्या क्या आपको पढ़ने, क्वेश्चन तो बाद में करते रहेंगे, है ना? बाद में क्या 1-2 दिन के अंदर करते रहेंगे, स्टार्ट हो ही जाएगा। पहले चैप्टर जान लो, कौन क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करने हैं, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा समय देने हैं, ये तो देख लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ वाला जो चैप्टर आता है आपका ना, इसमें आपके धमनी और शिरा में, है ना, कभी कभी धमनी, ठीक है, धमनी शिरा में अंतर आते हैं, धमनी शिरा में अंतर पूछा जाता है। कभी कभी रुधिर, है ना, रुधिर और लसिका में भी अंतर पूछे जाते हैं कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक करके याद रखने हैं, है ना? आपको क्या करने, एक एक करके याद रखने, ये नहीं कि आधा अधूरा आपको याद करने हैं। ठीक, दोहरा प्रसंचरण तंत्र में हृदय की आंतरिक संरचना यानी कैसे आलेंद्र निलय, इसकी कार्य वृद्धि, है ना, इसके साथ साथ हृदय की कार्य विधि भी पूछी जाती है कि जो हमारा हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्य विधि क्या है। तो ये जितने भी टॉप पॉइंट्स है आपको बिल्कुल तैयार करने हैं। ठीक है, श्वसन के प्रकार, ठीक है, नेफ्रॉन, इसमें तंत्रिका कोशिका नहीं आएगी, ठीक है, वो उसमें आ जाती है आपके नियंत्रण समन्वय वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये जो आपको विक्र की संरचना पढ़नी होगी, तो कभी कभी आपसे एक्सटर्नल पूछ दिया जाता है कि बाह्य संरचना क्या है, और कभी कभी आपसे आंतरिक संरचना, यानी कि जब हम किसी का सेक्शन कट करते हैं, अनुप्रस्थ काट करते, तो हमको देखने के लिए मिलता है हाँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये जितने भी बेटा है आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और ये आपके चैप्टर है जब पहला 2 यूनिट है, यानी कि आपको बायोलॉजी में 10वीं के बच्चे के 2 यूनिट पढ़नी, एक है जय जगत और एक है प्राकृतिक संसाधन, है ना, हमारा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। तो जय प्रक्रम में आपको 4 चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय, जय प्रक्रम, जीवों में जनन और आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, यानी कि पाचन से लेके, श्वसन से लेके, परिसंचरण से लेके, ठीक है, जनन से लेके, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, युग्मक जनन, है ना, निषेचन, मादा में कैसे, एनिमल्स में कैसे हो रहा है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, निषेचन के प्रकार भी आपको देखने होंगे कि जो निषेचन हो रहा है, निषेचन कितने प्रकार के हो रहे हैं। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है, बाह्य निषेचन किस में होता है, कि आंतरिक निषेचन किस प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन किस प्रकार का होता है। आनुवंशिकता जब देखोगे तो प्रभाविता का नियम, है ना, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, एक जीन की वंशागति, ये सारी जितनी भी हैं आपको तैयार करने।
जब आप नियंत्रण समन्वय में जाओगे, मानव मस्तिष्क यानी मानव मस्तिष्क कार्य कैसे करता है, कार्य विधि क्या होती है, कितनी ग्रंथियां होती हैं, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, पियनिस्ट क्या होता है, स्वायत्त क्या होता है, उसके बाद जब तंत्रिका कोशिका में जाओगे तो एक्सान क्या होता है ना, संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो ये जितने भी आपके हैं टॉपिक, फिर प्रदूषण, प्रदूषण के कितने प्रकार, जैसे जल प्रदूषण देखते हैं, वायु प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण, ये जितने भी आपके हैं आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये नहीं कि बस नाम सुन लिए हाँ मुझे पढ़ना है, आपको पूरे एकदम डिटेल में पढ़ना होगा, ऐसे हलवा की तरह नहीं कि जा प्रकरण तो हाँ अगर लैंगिक आ गया तो लैंगिक जनन में हम क्या देखते हैं, जिसमें नर और मादा दो भाग जीव लेते हैं उसको लैंगिक, तो लैंगिक के प्रकार भी आपको देखने हैं। अलैंगिक जनन में जैसे आप देखते हो बडिंग देखते हो ना, फ्रैगमेंटेशन देखते हो, मल्टीपल फ्यूजन देखते हो, बाइनरी फ्यूजन देखते हो। तो ये जितने भी आपके प्रकार हैं सभी प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने। तो आज से ठान लो कि नहीं मुझे जो 25 नंबर है, देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी आपके टफ हो जाती है, फिजिक्स आपके टफ हो जाती है, लेकिन अगर बायो में आप चाहो तो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आज से आपको बहुत ठान लेने हैं कि नहीं मुझे करने हैं तो करने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होगी ऐसे ही किसी एक विशेष टॉपिक पे। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।